चलिए, तो आज का चौथा लेक्चर है। आज का चौथा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है और डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में। ठीक है। आज चौथा वीडियो है। अब बीच में मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, इसके लिए माफी चाहूंगा। थोड़ा कुछ था ऐसा जो इसके कारण मैं थोड़ा बिजी के कारण मैं नहीं डाल रहा था। अब से लगातार डेली एक एक वीडियो डलता रहेगा, आप लोग सीक्वेंस वाइज से देखते रहिएगा। ठीक है। आज का टॉपिक हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखा सिद्धांत। लेखा सिद्धांत का अर्थ ये होता है जो यानी कि जो हमारा लेखांकन सिद्धांत है, यानी कि जिसको हम अपना लेते हैं, जिस प्रकार से यानी कि जो हमारा लेखा पद्धति चलता आ रहा है उसको अपना लेते हैं और एक नियम के रूप में हम यानी कि वही नियमित रूप से अपनाते हैं, तो वही हमारा एक कानून की तरह हो जाता है। यानी कि उसी नियम के अनुसार हम लेखांकन का कार्य करते हैं, लेखा सिद्धांत हमारा हो जाता है। जैसे एक नॉर्मल पढ़े होंगे जो हाँ ये हमारे सिद्धांत में नहीं है, नॉर्मल किसी सुनते हैं हमारे सिद्धांत में नहीं है ऐसा काम, मतलब यानी कि पहले से ऐसा चला नहीं आ रहा है, इसलिए कोई बोलता है ये सिद्धांत हमारा नहीं है, ऐसा सिद्धांत हमारा नहीं। तो वही लेखा सिद्धांत यानी कि जो पहले से चला आ रहा है उसी के बारे में। लेखांकन सिद्धांत अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो भागों में बांटते हैं। पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा अकाउंटिंग कन्वर्जेशन। पहला लेखांकन अवधारणा है, दूसरा लेखांकन परंपरा है। पहला क्या बांटते हैं? लेखांकन अवधारणा है, दूसरा लेखांकन परंपरा है। लेखांकन अवधारणा यानी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अलग अलग भागों में बांट के पढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिएगा। पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, व्यवसायिक सत्ता अवधारणा। व्यवसायिक सत्ता अवधारणा का अर्थ होता है यानी कि यह अवधारणा यह बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है, ना कि एक। यानी कि कहने का अर्थ है जो व्यक्ति बिजनेस करता है, बिजनेसमैन बिजनेस करता है वह और बिजनेस, ये दोनों अलग अलग है, ना कि एक। यानी कि कहने का अर्थ है बिजनेस को बिजनेसमैन से अलग करता है। यह बताता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। यानी कि व्यवसायिक सत्ता अवधारणा यह बताता है कि व्यवसायिक सत्ता अवधारणा बिजनेस से बिजनेसमैन को अलग करता है। यह बताता है जो व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाया है वह व्यक्ति यानी कि बिजनेस अलग होगा और बिजनेसमैन अलग होगा। ठीक है। तो ध्यान से एक बार और सुनिएगा। व्यवसायिक सत्ता अवधारणा क्या होता है? यह व्यवसायिक सत्ता अवधारणा हमें यह बताता है कि जो बिजनेस है जो है वो बिजनेसमैन यानी कि जो व्यक्ति व्यवसाय करता है और जो वह व्यवसाय कर रहा है, यानी कि वो जो व्यवसाय चला रहा है, वो व्यवसाय जो चल रहा है वो अलग है, व्यवसाय अलग है, और व्यवसाय जो चला रहा है वो व्यक्ति अलग है। यानी कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो भी व्यक्ति ये बिजनेस के लिए पैसा लगाता है वो पूंजी के रूप में, कैपिटल के रूप में आता है, कैपिटल। इसलिए यानी कि ये दायित्व मानता है, बिजनेस दायित्व मानता है, और ये क्या होता है? बिजनेसमैन क्या होता है? देनदार होता है। इसलिए क्या होता है? बिजनेस को बिजनेसमैन से अलग किया जाता है इस कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दोहरी पहलू अवधारणा या दोहरी लेखा अवधारणा भी इसको हम बोलते हैं। दोहरी लेखा अवधारणा यह होता है, दोहरी पहलू अवधारणा, इसके दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और एक हमारा होता है क्रेडिट पक्ष। यानी कि जो भी लेन देन होगा व्यवसाय में वो दो पक्षों में लिखा जाएगा, एक डेबिट पक्ष में, एक क्रेडिट पक्ष में। ठीक है। एक डेबिट पक्ष में और एक क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। यह अवधारणा यह हमें बताता है कि कोई भी लेखा पद्धति होगा उसे दो पक्षों में बांटा जा सकता है, एक डेबिट पक्ष में और एक क्रेडिट पक्ष में। ठीक है। नेक्स्ट है गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट यानी कि चालू अवधारणा। चालू अवधारणा का मतलब यह होता है जो कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है, तो नहीं चाहेगा कि जो हमारा बिजनेस कम दिन तक चले, वो व्यक्ति चाहेगा क्या? जो हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चले। तो इसीलिए यह क्या होता है? चालू अवधारणा, यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहेगा जो बिजनेस लंबे समय तक चले, इसके लिए क्या अपनाया गया है? चालू अवधारणा। ठीक है। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापांकन अवधारणा। मुद्रा मापांकन अवधारणा का अर्थ यह होता है जो बिजनेस में हम उन्हीं वस्तु का या उसी का हम लेखा करते हैं जिसको हम मनी में माप सके, मनी में माप सके, मुद्रा में मापा जा सकता है, वही होगा। जैसे मान लीजिए एक फर्नीचर है, तो अगर फर्नीचर कितने का? 5,000 का, तभी यह इसमें लिखा जा सकता है। लेकिन कोई ऐसा वस्तु है जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो इसमें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यानी कि मुद्रा मापांकन अवधारणा में नहीं आएगा। नेक्स्ट है
कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है लागत अवधारणा। लागत अवधारणा क्या होता है? लागत अवधारणा का अर्थ यह होता है जो वस्तु को बनाने में जो हमें लागत लगता है उसका जो लेखा किया जाता है उसे हम बोलते हैं लागत अवधारणा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है उसको बना रहे हैं, बनाने जैसे मान लीजिए एक शर्ट सिलाना है, टी शर्ट टी शर्ट बनवाना है। टी शर्ट का कपड़े का दाम कितना हो सकता है? 200 रुपया मान ले तो 200 रुपया लगेगा, प्लस सिलाई उसका 50 रुपया लगेगा, प्लस बटन 10 रुपया लगेगा, यानी कि टोटल कुल कितना हो गया? 260 रुपया। तो यह यानी कि नाप इसके लिए यानी कि लागत जानने के लिए लागत अवधारणा का लेखांकन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लेखा अवधि अवधारणा। लेखा अवधि अवधारणा का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति बिजनेस में चाहेगा कि लाभ हानि हमें पता चलना रही ताकि हम बिजनेस को सही रूप से चला सके, तो वर्ष में कम से कम एक बार हमें लाभ हानि खाता बनाना होता है, यानी कि लेखांकन करना होता है ताकि इससे पता चले। तो ये लेखांकन हम 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ में भी करते हैं ताकि हमको यह लगातार यह पता चलता रहे कि लाभ हानि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है प्रोद्भावन अवधारणा। प्रोद्भावन अवधारणा क्या होता है? प्रोद्भावन अवधारणा में यह देखा जाता है जो हर एक चीज, या तो देखिए हम किसी को कोई सामान बेचते हैं या तो कैश बेचते हैं, नगद सॉरी नगद बेचते हैं या उधार बेचते हैं। तो इसमें यह बोला गया है या किसी का बकाया रहता है, ये सब इसमें प्रोद्भावन अवधारणा अक्रूवल कॉन्सेप्ट में यह आता है। खर्चा बाकी, खर्चा बाकी, आमदनी बाकी, ये सब किसके अंतर्गत आता है? प्रोद्भावन अवधारणा के अंतर्गत। यानी कि जैसे खर्चा बाकी, खर्चा एडवांस, ये सब प्रोद्भावन। एक सेकेंड में थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। एक सेकेंड। जैसे यहाँ पे हो गया खर्चा बाकी, आमदनी बाकी, आमदनी बाकी, या एडवांसेस। एडवांस यानी कि ये सब क्या होता है? खर्चा बाकी यानी कि मतलब मान लीजिए कोई खर्चा हो गया है लेकिन उसको अभी भुगतान नहीं किया है, किसी के पास से आमदनी आ गया यानी कि सामान उधार उसको बेच दिया लेकिन हमें अभी पैसा नहीं मिला है, तो यही सब क्या होता है इसके अंदर इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट यह बताता है जो यानी कि जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है ना उसको भी हम उसको लेखा करेंगे। यानी कि या तो हम किसी को दिए हैं, उधार दिए हैं, हमें पैसा नहीं आया, हमने किसी से उधार ली उसको पैसा नहीं दिया गया है, तो ये भी इसके अंतर्गत लेखा होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मिलाव अवधारणा। अब मिलाव अवधारणा का अर्थ ये होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट में, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर पैसा लगाता है तो यह जानना चाहता है जो जितना पैसा लगाया है उतना सामान हमारे पास है कि नहीं, कितना है। जैसे मान लीजिए हमें घर से 100 रुपया मिला, ठीक है, 100 रुपया में हमने राशन के दुकान से गए 1 केजी चीनी लाए, 100 रुपया तो हमें मिला, तो 1 केजी चीनी लाए, तो 1 केजी चीनी का मान लीजिए 45 रुपीज है और आपके पास कितना बचना चाहिए? प्लस में 55 रुपया कैश बचना चाहिए। तो यानी कि ये दोनों मिला के कितना? 100 रुपया होता है। यानी घर से जो हम 100 रुपया ले गए थे और इधर जो दोनों मिला के 100 रुपया, यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहलाता है मिलाव अवधारणा। यानी कि जितना हमने खर्च लगाया, जितना पैसा हम बिजनेस में लगाया था उतना हमारे पास संपत्ति दायित्व सब मिला के है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, प्राप्ति अवधारणा। प्राप्ति अवधारणा यह बताता है जो केवल हमें प्राप्त जब होगा, केवल हमें क्या होगा? प्राप्त होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? उसका हम लेखा करेंगे। यानी कि जो प्राप्त होगा उसी का लेखा किया जाएगा, जो प्राप्त नहीं हुआ है उसका लेखा नहीं किया जाएगा। किसमें कहा जाता है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यानी कि प्राप्ति अवधारणा। पहला देखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? व्यवसाय एक सत्ता अवधारणा, यानी कि व्यवसाय से यानी कि व्यवसाय को मालिक को अलग बताया जाता है, यानी कि बिजनेस से बिजनेसमैन को अलग बताया जाता है। यह बताता है इसमें कि जो बिजनेस हमारा अलग है और बिजनेसमैन अलग होगा, ठीक है। दोहरी लेखा पहलू, यानी कि लेखा पहलू में होता है जो दोनों पक्ष में लिखा जाएगा, एक पक्ष हमारा डेबिट होगा तो एक पक्ष हमारा क्रेडिट होगा। तीसरा है गोइंग कॉन्सेंट कॉन्सेप्ट। कोई भी व्यक्ति चाहता है जो हमारा बिजनेस लंबे समय तक चले, तो लंबे समय तक चलना चाहिए, तो यानी कि यह अवधारणा यह बताता है कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलता है, इसलिए ये चालू अवधारणा कहलाता है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि जो हमारा बिजनेस कम समय तक चले। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापांकन अवधारणा। मुद्रा मापांकन अवधारणा वह होता है जिसमें यह बताता है
जिस वस्तु का हम केवल मुद्रा में माप सकते हैं वही हमारे बिजनेस के अंदर या इसमें इस अवधारणा के अंदर आएगा, अन्यथा कोई दूसरा नहीं आ सकता। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉस्ट कॉन्सेप्ट का लागत अवधारणा। लागत अवधारणा वह होगा जिसमें वस्तु को लागत से संबंधित लेखा किया जाएगा, जो कोई भी वस्तु बनाने में कितना लागत लगा है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यानी कि लेखा अवधि अवधारणा, यानी कि लेखा अवधि वर्ष के दौरान कम से कम एक बार लाभ हानि खाता यानी कि आर्थिक चिट्ठा बनाना चाहिए, नहीं तो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ और 8 मंथ पे हमें बस 12 मंथ पे यानी कि हमें लाभ हानि जानने के लिए, जो कितना लाभ हुआ कितना हानि जानने के लिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहेगा जो हमारा लाभ बिजनेस में कितना लाभ हो रहा है हानि हो रहा है उसके बारे में। नेक्स्ट है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट में यानी कि इसमें केवल नगद का ही ना वर्ण लेखा करके, यानी कि जो बकाया है किसी के पास या किसी को हमें देना है उसका भी लेखा करना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में यानी कि मिलाव अवधारणा यह होता है जितना हमने पैसा लगाया था उतने का हमारे पास संपत्ति और खर्चा या क्या बोलते हैं, जो संपत्ति हम लगाए थे उतना संपत्ति दायित्व हमारे पास बराबर है कि नहीं है वो देखा जाता है, यानी कि दोनों पक्ष हमारे पास बराबर है कि नहीं, जितना लायबिलिटीज है उतना एसेट्स है कि नहीं, दोनों साइड दोनों है कि नहीं, यानी कि जितना हमारा लायबिलिटीज है उतना हमारे पास एसेट्स भी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। प्राप्ति अवधारणा। प्राप्ति अवधारणा केवल जो हमें प्राप्त होता है उसी का लेखा किया जाता है, इसमें यह बताया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है अकाउंटिंग लेखांकन परंपराएं। लेखांकन परंपराएं वे परंपराएं हैं जो खाते को तैयार करने के लिए मार्गदर्शन देता है, उसे वित्तीय विवरण को स्पष्ट करता है, सार्थक बनाता है और जो पहले से चला हुआ आया है। ठीक है। इसमें पहला हमारा है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, प्रकटीकरण का समामेलन। प्रकटीकरण का समामेलन यानी कि इसमें यह बताया जाता है कि जितने भी महत्वपूर्ण, यानी कि जो जो जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है सभी का लेखा होना चाहिए। इसमें बताया गया है जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो सभी का इस बिजनेस में क्या होना चाहिए, लेखा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, भौतिकता का समामेलन। भौतिकता का समामेलन का अर्थ है, भौतिकता यानी कि कुछ ऐसी वस्तु होती है जिसको हम केवल खर्चा में डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी है, या तो उसे कुछ ऐसी चीज होता है जिसको या तो छोड़ देना चाहिए या नहीं तो किसी के अंदर ऐड कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए स्टेशनरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है किसी भी प्रकार का पेपर हो गया, पेपर कागजात हो गया, पेन हो गया, ये सबको एक ही खाता में दिखाया जाता है एक्सपेंसेस, यानी कि पेपर, पेन, नोटबुक, ये सबको किस में दिखाया जाता है, स्टेशनरी में दिखा दिया जाता है। जो स्टेशनरी एक्सपेंसेस ये बता दिया जाता है। जो भौतिकता कोई भी है या तो कुछ चीजें इसमें होता है जैसे छोड़ दिया जाता है या नहीं तो ये पूरे को इसमें यानी कि लिखा जाता है। संगति का समामेलन। संगति का समामेलन का अर्थ है निरंतरता की परंपराएं एवं इकाइयों के वित्तीय प्रदर्शन की एक लेखा अवधि के दूसरे लेखा अवधि को तुलना करने में सुविधा प्रदान करती है। यानी कि कहने का अर्थ इसमें यह बताता है जो एक लेखा अवधि यानी कि पहले से जो हमारे पास चला आया प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले वर्ष में जो लेखा पद्धति अपनाया गया था सेम उसी तरह का इस वर्ष भी क्या होगा लेखा पद्धति अपनाना चाहिए। लास्ट है रूढ़िवादी समामेलन। रूढ़िवादी समामेलन में इस सिद्धांत का सार कोई लाभ नहीं कभी संभावित नुकसान के लिए प्रदान करता है, यानी कि कोई लाभ होता है या कोई संभावित नुकसान होता है उसके बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है। इसका मतलब यह होता है संभावित नुकसानों को हम ध्यान में रखना चाहिए, हालांकि लेन देन के रिकॉर्ड में भी किसी भी संदिग्ध आय को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ चीज ऐसी रहती है जिसको हम बिजनेस करते रहते तो कुछ चीज ऐसी मद होता है जिसको छूट जाता है, नॉर्मल याद रखते हैं, लेकिन वही क्या करना उसको ध्यान में रखना चाहिए ताकि रूढ़िवादी यानी कि हमारे पास रूढ़िवादी है मतलब कहने का अर्थ है कुछ ऐसे मद है जिसको छोड़ देते हैं हम लोग, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको भी नोट करके रख लेना चाहिए ताकि मतलब कभी भी भविष्य में हमारे बिजनेस में काम आ सकता है या कभी भी हमें जरूरत पड़ सकती है उसकी। तो रूढ़िवादी समावेलन यानी कि यह चाहता है कोई भी मद ऐसा हो जिसको छोड़ने लायक लेकिन उसे भी छोड़ना नहीं चाहिए, उसे भी नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, ये आपके नोट्स है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल
इधर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, टोटल 9 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, उसका अक्रूवल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, लास्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। यहाँ से स्टार्ट हुआ अकाउंटिंग कन्वर्जेशन कन्वेंशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी यानी कि भौतिकता समामेलन, उसके बाद कन्वेंशन ऑफ द कंसिस्टेंसी संगति का समामेलन, उसके बाद कन्वेंशन ऑफ द कन्वर्टिज्म रूढ़िवादी का समामेलन। इसके बारे में इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।